हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों यहां पर आज हम फिजिक्स में आप देख ही सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में जो एग्जाम हुआ था बच्चों, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। हाँ भाई, जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोज आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो आज हम यहां पर बिल्कुल सुपर फास्ट करने वाले हैं और बेहतरीन रूप से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार करना। बच्चों चलिए शुरू करें। यहां पर आपको क्वेश्चन नहीं केवल आंसर है, सॉल्यूशन है। नोट्स के साथ अब आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई साहब, यदि आपके पास फिजिक्स का नोट्स नहीं है, फिजिक्स का नोट्स नहीं है बच्चों, शिव कोचिंग क्लासेस में यदि फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हो तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों। 100 रुपीज चार्ज है मात्र। और इसमें क्या क्या दिया जाएगा मैं आपको बता देता हूं। ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर नोट्स बच्चों, ठीक है, ऑल चैप्टर नोट्स, ठीक है। इसके बाद ऑल चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव, क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके साथ आपका बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ में बच्चों 3 ईयर पेपर सोल्यूशन, 3 ईयर पेपर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये इतने चीजें आपको मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। शिव कोचिंग क्लासेस में आपको पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा 9685299949, ठीक है बच्चों, 9685299149। पहला प्रश्न था बच्चों बहुविकल्पी में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है, ठीक है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है बच्चों वो कहां है, वो मुंबई में है। कहां बच्चों, मुंबई में। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल पूछा गया था। जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना, तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो भैया, वर्जित ऊर्जा अंतराल पूछा था। किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है बच्चों, जो संधि डायोड होता है इसका प्रयोग हम दिष्टकारी के रूप में करते हैं। 4 ऑप्शन था। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदर्शक के फोकस दूरी से क्या होती है बच्चों, तो दूरदर्शी में नेत्रिका की नेत्रिका छोटा होता है, नेत्रिका लेंस, अभिदर्शक बड़ा होगा, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होगी बच्चों, ठीक है, किससे, अभिदर्शक से। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 का घात -27 किलोग्राम बच्चों। कितना, 1.6 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम। धारा घनत्व, धारा घनत्व का क्या होगा, एक निश्चित क्षेत्रफल में कितना धारा बह रहा बच्चों, तो आपका हो जाएगा I का एम्पियर हो जाएगा, और बच्चों क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में, मतलब आपके पास केवल और केवल संधारित्र जुड़ा हुआ है, प्रत्यावर्ती परिपथ है बच्चों, ठीक है, ये आपका प्रत्यावर्ती परिपथ है। इसमें आरोपित वोल्टता है ना, और धारा के बीच कलांतर कितना है, तो बच्चों π/2 होता है। जैसे धारा ये हो गया और वोल्टता बच्चों उसके बीच, जैसे वोल्टता ये हो गया तो π/2 होता है, ठीक है। बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है, साफ किया जाए ना। चलिए, तो जब आपके पास शुद्ध संधारित्र हो या शुद्ध आपका प्रेरक कुंडली हो, इसमें भी π/2 का होता बच्चों। चाहे संधारित्र जुड़ा हो, संधारित्र का मतलब ये आपका संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र का मतलब यह है बच्चों, इसके साथ आपका एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके से, या कि मान लीजिए इसमें एक प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, तो इनमें धारा और वोल्टता के बीच π/2 का कलांतर होता है। कितना बच्चों, π/2 का कलांतर होता है, ठीक। आगे चले। इसके बाद हमारा प्रश्न जो था बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो आपका पहला प्रश्न था दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, ठीक है बच्चों। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग, तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग वो गामा तरंग है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति किस कोटि की होती है, प्रकाश तरंग की 10⁻14 है हर्ट्ज, इसकी कोटि की होती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद प्रकाश का वेग विरल से सघन माध्यम में जाता है तो कम हो जाता है, घटता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि बच्चों, एक सदिश राशि है। संड के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है ना। और इसके बाद आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, 0 होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम। इसके बाद हम आगे चलेंगे सत्य में, ठीक है बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं सत्य। पहला क्वेश्चन था प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ये भैया तो आपका सत्य। अच्छा सत्य देखिए, नैज अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या
होलों की संख्या के बराबर होती है। नैज अर्धचालक मतलब स्वतः जो स्वयं के कारण अर्धचालन की क्रिया होती है, नैज का मतलब स्वतः के कारण, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होता है। तो बिल्कुल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे स्वयं में रहेंगे तो होल की संख्या बराबर रहेगी। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों विभव मापी से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होता, विभव मापी बल्कि वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन पूछा था वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ है, ये गलत है। डी ब्रागली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, बताओ क्या सही है? ये भी आपका फॉल्स है बच्चों। परमाणु एक धनात्मक कण है, परमाणु उदासीन कण होता है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी आपूर्ति शक्तिमान शून्य होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद माइक्रोवेव ओवन में रेडियो तरंग का है ना प्रयोग किया जाता है, ये आपका गलत है। अवरक्त तरंग की खोज रिटर ने की थी, आपका गलत है। अब मैं आपको बच्चों 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे बताना अवरक्त तरंग की खोज किसने की थी, और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए माइक्रोवेव ओवन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का प्रयोग करते हैं और अवरक्त तरंग की खोज किसने की थी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी आप लोगों के लिए निरंतर तो क्लासेस आते ही रहेंगे। इसके बाद था एक वाक्य में उत्तर, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? अवरोधक की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है, किसी भी तीक्ष्ण धार युक्त किनारे भाग से प्रकाश का टकराकर मुड़ना बच्चों प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। लेंस की क्षमता को परिभाषित करिए, तो सॉरी मात्रक लिखिए, तो मात्रा लेंस की क्षमता डायप्टर है। और बच्चों फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ये आपका क्षमता जो है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण से उत्तर की होता है बच्चों, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ठीक है। आघूर्ण की बात की जा रही है, चुंबकीय आघूर्ण की दक्षिण से उत्तर की ओर। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? जब श्रेणी क्रम में एक उच्च धारामापी के कुंडली में श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए बच्चों, तो वो किससे बदल जाता है? वोल्टमीटर में। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग पर ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति क्या है इसका सूत्र बताना है, ठीक है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में क्या संबंध है? विकिरण की ऊर्जा E बराबर होता है एच न्यू, E बराबर होता है एच न्यू बच्चों, एच न्यू, ठीक है। ये आपका एच न्यू होता है, ठीक है, ये आपका एच न्यू, ठीक है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो? देखो बच्चों देहली आवृत्ति में आपको समझा दूं, ये 1 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ देता है। जैसे मान लीजिए किसी धातु की सतह पर, ये आपका धातु है बच्चों, क्या है? धातु है, इस पर प्रकाश किरण आकर आपतित होती है, ठीक है। तो उस आपतित प्रकाश किरण की, ये जो आपतित प्रकाश किरण है बच्चों, इसकी भी एक निश्चित आवृत्ति होती है, ठीक है। एक निश्चित आवृत्ति होती है, एक निश्चित आवृत्ति होती है कि उस आवृत्ति पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके बाहर हो जाता है। तो एक न्यूनतम आवृत्ति, जिस आवृत्ति प्रकाश किरण आपतित हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, वो आपकी बच्चों देहली आवृत्ति है। यदि उससे कम आवृत्ति, जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की क्षमता भी है कि भैया हम तभी निकलेंगे यहां से जब हमें उचित आवृत्ति का ऊर्जा मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश के रूप में आ रही है वो हमें ऊर्जा देगी, उसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी। इससे कम आवृत्ति होने पर हम इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग नहीं सकते, उत्सर्जित नहीं हो सकते। तो भैया एक निश्चित आवृत्ति, जिससे कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, वह आवृत्ति आपकी देहली आवृत्ति होती है बच्चों। विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश आपतित होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, इसे बोलते हैं बच्चों देहली आवृत्ति। आपको मैं समझा ही दिया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों अपन चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखिएगा बिल्कुल हम बढ़िया मजेदार तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने का बच्चों, आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा। जिसका प्रश्न है बच्चों, सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको तरीका समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम होता है dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r, क्या बच्चों? r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यदि इसको ऐसा रूपांतरित करूं, देखिएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, I को I रहने देते हैं, dl को dl रहने देते हैं, यहां पे r का गुणा करके साइन थीटा है, रहने दो। एक और यहां पे हम और r ले लेते हैं बच्चों, वो आपका हो गया r क्यूब, एक r ऊपर गुणा और एक r नीचे। अब बच्चों हमने आपको समझाया है कि a क्रॉस b, चलो भैया थोड़ा सा a क्रॉस b होना चाहिए, ठीक है। ये a क्रॉस b है बच्चों, ठीक है, a क्रॉस b है, तो इसका हो जाएगा ab साइन थीटा।
तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यहां पे है dl इंटू आर साइन थीटा, ऐसा है ना, तो इसको ऐसा भी तो कह सकता हूं सर dl क्रॉस r, बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हो। तो यहां पे मैं यदि लिख दूं तो dv बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और I का तो I ही रहेगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं dl क्रॉस r बटा में r क्यूब, और यही है आपके बायो-सेवर्ट नियम का सदिश रूप। क्या है प्यारे बच्चों, बायो-सेवर्ट नियम का सदिश रूप। देख लो, आप लोगों को लगता होगा ना कठिन है, भैया थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा आपको। चीजें क्लियर है? चले अब देखिए, हम ये चाहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, रिवीजन करो तो बढ़िया तरीके से करते चलो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि एक बंद वक्र बनाता है बच्चों। कैसा वक्र बनाता है? एक बंद वक्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, इस कारण से इनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होते। जैसे बच्चों यहां पे आपका एक चुंबक है, N है और S ध्रुव है, ठीक है। अब बच्चों यहां से मान लीजिए, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और S पे समाप्त होती हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। अब क्या ये समाप्त हो जाती है? नहीं, अंदर भी चलती है प्यारे बच्चों, अंदर भी चलती है, अंदर S से N की ओर चलती है, ठीक है। तो ये एक बंद वक्र बना लेती है। कैसी बंद वक्र? जो एक बंद वक्र बनाती है। इसी बंद वक्र के कारण इसके ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु और ना ही कोई अंतिम बिंदु होते हैं। ये डायरेक्शन है इसका, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलकर S की ओर जाती है और अंदर S से N की ओर जाती है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था बच्चों हमारा, एक विद्युत बल्ब था। देखो बढ़िया क्वेश्चन किया गया है यहां पर, आपको मजा आ जाएगा। एक विद्युत बल्ब था 220 वोल्ट। देखो बच्चों, पहले बोला कि 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, यानी यहां पर पावर देके रखा है 200 वाट, ठीक है बच्चों। 200 वाट पावर देके रखा है। विद्युत बल्ब 220 वोल्टेज आपका देके रखा बच्चों, कितना है? 200 वोल्ट, ठीक है, देने के लिए बनाया गया। तो शक्ति के लिए भैया बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध पावर और वोल्टेज के बीच संबंध कितना होता है? R बराबर V स्क्वायर अपान पावर। इसका यह फॉर्मेट भैया थोड़ा गड़बड़ है सर। विद्युत बल्ब 220, ये लो 220 हो गया। अब यहां पर हमको करना है 220 का पावर डिवाइड बाय 200। भाई 22 का यदि आप ऐसा कर दो, 220 गुणे 220 बटा में 200, तो 0 से 0, 0 से 0, और बच्चों 2 से 11, 11 दूना 22 की 2, 11 दूना 22 एक 23, ठीक है, इतना ही आ रहा है। और प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम 232 ओम हो गया बच्चों, ये आपका राइट आंसर आ गया 232 ओम, ठीक है, 232 ओम। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न था बच्चों, अगला प्रश्न था संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? और अपवर्ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी में दो अंतर। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं जिनमें से पहले स्थान पर वस्तु को देखने पर दूसरे स्थान पर प्रतिबिंब बने और दूसरे स्थान पर वस्तु को देखने पर पहले स्थान पर प्रतिबिंब बने बच्चों, वो संयुग्मी फोकस कहलाता है। कितना सिंपल है कि एक मुख्य अक्ष है, एक मुख्य अक्ष बच्चों। अब यहां पे मान लीजिए एक दर्पण है, एक लेंस है। अब यहां पर यदि हम वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब यहां पर बने, ठीक है, और यदि यहां पर वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब यहां पर बने, तो ये आपका संयुग्मी फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? संयुग्मी फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुग्मी फोकस। ये क्या कहलाएगा? संयुग्मी फोकस। यानी मुख्य अक्ष का ऐसा कोई दो बिंदु कि एक बिंदु पर रखे तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और जब वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखे तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। इन दोनों बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? संयुग्मी फोकस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था अपवर्ती दूरदर्शी और बच्चों परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। देखो ना, एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है, लोगों को लगता है नहीं बहुत लंबा चौड़ा लिखने से नंबर मिलता है। जो क्वेश्चन पूछा गया उतना आप लिख दो, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। तो अपवर्ती दूरदर्शी में बच्चों गोलीय विपथन होता है और इसमें गोलीय विपथन नहीं होता है। प्रतिबिंब कम चमकीला होता है और इसमें प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। रिवीजन कर लो, ये तो सिंपल है। अपवर्ती दूरदर्शी में बच्चों गोलीय विपथन होता है और इसमें गोलीय विपथन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें एक कम चमकीला होता है प्रतिबिंब अपवर्ती में, और परावर्ती में थोड़ा सा अधिक चमकीला होता है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? ये दो अंतर ये तो आसानी से आपसे बनता ही होगा,
ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत आसानी से सीख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है अगला 8वां नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण लिखना है। तो आइंस्टीन का समीकरण सबको पता है कि एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, चलो ये आपका आइंस्टीन का समीकरण सबको पता है। लेकिन ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? धातु की सतह पर जब प्रकाश किरण आपतित की जाती है, धातु की सतह पर जब प्रकाश किरण आपतित की जाती है, तो बच्चों आप सबको पता है कि जैसे ही मान लीजिए किसी को गर्म करेंगे तो वहां खलबली मचेगा, अंदर क्या मचेगा? खलबली मचेगा। और जब खलबली मचेगा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके उत्सर्जित होने लग जाएंगे। ये जो परिघटना है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित होगी तो फलस्वरूप धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसका जो मान होता है यहां पर एच भी दिख रहा है, जबकि यह है आपका एच न्यू। क्या है प्यारे बच्चों? एच न्यू। एच न्यू ऐसा होता है बराबर एच न्यू नॉट, है ना, प्लस 1/2 mv स्क्वायर। मतलब कुछ जैसे प्रकाश किरण ये आपतित होती है तो ये दो भागों में बट जाती है। एक तो बच्चों इसके कार्य फलन में लगा जो एनर्जी, भाई देखो जब यहां से ऊर्जा आएगा ये प्राप्त करेगा तो एक तो ऊर्जा उसके उत्सर्जित होने में खर्च होगा जो आपके इसके बराबर होगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आगे बढ़ेगा उसका भी एनर्जी लॉस होगा तो ये इसके बराबर होगा। तो जब एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण की सतह पर आपतित होती है और बच्चों उससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, ये परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अथवा में क्वेश्चन था कि डी ब्रोगली द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? ये तो एक लाइन का है कि प्रत्येक गतिमान कण एक तरंग संबद्ध होता है जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। खत्म कहानी। यानी जो कण है बच्चों, कण कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है ना, और ये तरंग के रूप में ये आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है ना, इसको ये बोलते हैं बच्चों द्रव्य तरंगी। यानी कण की जो प्रकृति है एक तरंग की भांति भी होती है, कण की द्वितीय प्रकृति इसीलिए तो इसे कहा जाता है बच्चों। तो ये आपका हो गया द्रव्य तरंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों? डी ब्रोगली द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंध रहता है, तरंग जुड़ा रहता है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। आप जब डी ब्रोगली समीकरण पढ़ते हो तो लैम्डा बराबर h/p आता है बच्चों, या तो लैम्डा बराबर h/p का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, या तो ऐसा निकल के आता है, या लैम्डा बराबर h/ प्रकाश का वेग जैसे c हो जाए तो ऐसा आ जाता है। इस तरीके से समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आगे चलकर पढ़ लोगे, हम रिवीजन करा ही रहे हैं, है ना। चले बढ़िया है। अगला प्रश्न था कि बोर के परमाणु मॉडल की कोई दो परिकल्पना बताओ, है ना। देखो भाई, बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में ना घूमकर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं, मतलब कहीं भी ऐसे नहीं तितर बितर नहीं घूमते, एक निश्चित ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऊर्जा में मतलब कक्षाओं में घूमते जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें हैं भाई। इसके पहले जो अवधारणा था तो बोल दिया रदरफोर्ड ने बताया कि भाई चलो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है घूमता है, लेकिन विशिष्ट कक्षा में घूमता है इसकी व्याख्या नहीं हुई थी। इसकी व्याख्या बोर साहब ने आया और बोला हर एक इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित, जैसे आपका नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है, ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित क्या होती है बच्चों, एक विशिष्ट कक्षा होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? चक्कर लगाता है। ठीक है, और दूसरा ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ये आपका mv बच्चों कोणीय संवेग होता है ना, h/2 पाई का पूर्ण गुणज में होगा। ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अथवा में क्या क्वेश्चन था,
परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी? चित्र बनाइए। अब देखिएगा एमपी बोर्ड कैसे कैसे चित्र बना के देता है। देखो भाई ऐसा है, नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ये चित्र है, एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है। बाकी स्वर्ण पात्र का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, वो डायग्राम आप लोग देखे होंगे। बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लेना। अगला जो प्रश्न था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देखो ऐसे क्वेश्चन 2023 में आ गया था और 2024 में इसी से नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आ गया था, है ना? बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन आया था समस्थानिक किसे कहते हैं और संभारिक किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि समस्थानिक का मतलब होता है स्थान समान होना। समस्थानिक का मतलब होता है स्थान समान होना, यानी ऐसे दो परमाणु जिनके क्रमांक तो समान लेकिन भार भिन्न भिन्न हो, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 1 ठीक है बच्चों। प्रोटियम होता है जिसे बोलते हैं, फिर ड्यूटीरियम, फिर बच्चों ट्राइटियम। क्या? ट्राइटियम। तो ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, तो ये 3 समस्थानिक हैं। परमाणु क्रमांक सबका 1-1 है लेकिन द्रव्यमान सब में भिन्न भिन्न है बच्चों, तो ये आपका समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। लेकिन जब हम समभारिक की बात करते हैं, समभारिक की बात करते हैं तो परमाणु भार समान होना चाहिए, परमाणु भार समान होना चाहिए। जैसे बच्चों आपका आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसका भी परमाणु भार लगभग 40 मान के चलते हैं, इसका भी परमाणु भार लगभग 40 मान के चलते हैं, इसका भी परमाणु भार। अब इसका परमाणु क्रमांक 20, इसका परमाणु क्रमांक 19, इसका परमाणु क्रमांक 18। इसका आप उदाहरण दे सकते हो, इसका एक उदाहरण आप दे सकते हो बच्चों कि भिन्न भिन्न परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है बच्चों, ये समभारिक कहलाएगा। समस्थानिक में स्थान समान यानी परमाणु क्रमांक समान, और समभारिक में द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान समान होगा। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, एक एक एग्जांपल होने चाहिए, बढ़िया तरीके से आप तैयार कर सकते हो। समभारिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान किंतु बच्चों न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, वो समस्थानिक है। और बच्चों समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होगा, समभारिक कहलाएगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? और इतना बढ़िया 2-2 लाइन लिखने पर आपको बराबर नंबर मिल भी जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो था बहुत ही सिंपल था, जो कि बच्चों 2 नंबर का था। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है? मूल आवेश किसे कहते हैं बच्चों? तो मूल आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश था। ठीक है बच्चों, तो कैमरे की समय सीमा समाप्त हो रही है। वीडियो आप लोग यहीं तक देखो, अगले लेक्चर में इसके आगे का क्वेश्चन अपन कराएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। बच्चों आप लोगों को बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है 100 रुपए देने पर। इसके साथ जो फ्री मटेरियल जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें और नोट्स लें। जय हिंद, वंदे मातरम।